वीडियो क्लिक करने के लिए धन्यवाद और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप लोग स्केलर प्रोडक्ट अर्थात डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणा कहते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें सीखेंगे कि इसकी जो डेफिनीशन है, परिभाषा है, वो क्या है। ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले सीखने जा रहे हैं डेफिनीशन अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणा जो होता है यानी स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। बच्चों इसमें से मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर जैसे ये ए दिया गया है, इसको सीधा सीधा बना लेते हैं और दूसरा वेक्टर आपके पास है माना कि यहाँ पर बी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर ए और इसको लिख लेते हैं वेक्टर बी। ठीक है। तो अब इन दोनों का हम लोगों को सदिश गुणा अदिश गुणा पढ़ना है। बच्चों इसमें से अगर इसके प्रारंभिक बिंदु को अगर किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया जाए कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड न बदले। देखिए जरा कैसे। सेम इस प्रकार से जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, इसका जो प्रारंभिक बिंदु है हम इस पर स्थानांतरित करते थे तो ये उसका फ्री वेक्टर हो जाएगा अर्थात मुक्त सदिश। वीडियो नंबर 3 में आप लोगों को बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये माना कि ये वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। और इसके बीच का अगर एंगल कितना है, थीटा है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे वेक्टर ए है, इसके मॉडुलस को अगर आप लोग लिखेंगे तो ए से ही लिख सकते हैं। और इसके बाद जो वेक्टर बी है, इसका मॉडुलस को आप लोग सिंपल बी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणा होता है अर्थात स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको ए डॉट बी से लिखा जाता है। और इसके बाद जो ये डिफाइन होता है ये होता है बच्चों मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा अर्थात थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं थीटा। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर एक चीज अब आप लोगों को बता दें कि अब ये दो सदिशों का जो अदिश गुणा है, स्केलर प्रोडक्ट है, ये बीच के एंगल पर डिपेंड करने लगा। अर्थात अब यहाँ पर कुछ केसेस भी बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए कि न्यून कोण है, थीटा की वैल्यू, थीटा अगर एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं थीटा इज एक्यूट। एक्यूट एंगल माने न्यून कोण। तो उस समय क्या हो जाएगा, 90 से छोटा होगा अर्थात थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है और ग्रेटर देन 0 है। तो उस समय ए डॉट बी जो आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा इज राइट एंगल, ये पहला नंबर लिख ले, इसको दूसरा नंबर लिख लेते हैं। थीटा इज राइट एंगल, राइट का मतलब होता है राइट एंगल माने समकोण है अर्थात थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट जब 90 डिग्री होगी तो उस समय ए डॉट बी 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दो सदिशों का अदिश गुणा 0 अगर है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। थर्ड इसमें से आप लोग ले सकते हो कि थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण है। तो अगर ये अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है अर्थात थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है और ये थीटा की वैल्यू 180 से हम छोटी भी ले रहे हैं, तो उस समय डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा। आज नहीं तो कल इनका बहुत ही यूज होता है। अगर बच्चों यहाँ पर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए तो समांतर वेक्टर के बीच का एंगल, तो चौथा पॉइंट आप लोग डाल के लिख सकते हो कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाती है तो उस समय ए डॉट बी इक्वल टू ए बी ही हो जाएगा अर्थात उसके मॉडुलस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दो प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो प्रॉपर्टी है जो 90 डिग्री वाला आप लोगों को बताया, ये बहुत अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में भी। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो वेक्टर अगर परस्पर लंब है तो क्या होगा, दो वेक्टर अगर समांतर हैं तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मॉडुलस वैल्यू के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने इसकी सीखी है क्या, डेफिनीशन। अब इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। देखिए ज़रा इसमें से मान लेते हैं कि आपके पास ये है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री अर्थात आप लोगों ने एक स्पेस लिया है जिसमें से इस वाली लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कह लें और ये वाली वाई एक्सिस कह लें और इसको हम लोग जो है जेड एक्सिस कह लें। ठीक है ना। और ये है ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु है। बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना,
तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर को आई कैप से लिखा जाता है। तो मान लेते हैं यूनिट वेक्टर है। और आप लोगों ने ये भी देखा कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप से लिखा जाता है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ये बनाया हुआ है, तो ये आई कैप है और इसके बाद ये जे कैप है और ये के कैप है। तो यहाँ पर आप लोग इम्पोर्टेंट डाल करके ये चीज़ नोट कर लेंगे, यानी नोट नंबर 2 आप लोग डाल लेंगे। बच्चों इसमें से जैसे आई कैप है, तो आई कैप चूंकि यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए इसका जो अगर मॉडुलस निकाला जाए, आई कैप का अगर मॉड निकाला जाए तो 1 हो जाएगा। और आई कैप दो बार अगर लिए जाए तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आई कैप 1 मिनट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा आई कैप और आई कैप के बीच का, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ आई कैप डॉट आई कैप करें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन मॉड आई कैप इंटू मॉड आई कैप और कॉस बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आई कैप 1 इंटू 1 और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 निकालेंगे, और इसके बाद के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू कितना निकालेंगे, 1 निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप और इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये पहला आप लोग देखा। इसके बाद अगर एक चीज़ और आप लोगों को बताएं, दूसरा यहाँ से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़ आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि आई कैप और जे कैप, ये जो जे कैप है और आई कैप है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल, या जे कैप और के कैप के बीच का एंगल, और के कैप और ए के बीच का एंगल कितना होता है, ये 90-90 होता है। तो अगर आई कैप को अगर जे कैप के साथ प्रोडक्ट कराएं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मॉड ऑफ आई कैप अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन, परिभाषा के अनुसार, और ये कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर जे कैप डॉट आई कैप निकालें तो ये भी हो जाएगा 0। और जे कैप और के कैप का अगर प्रोडक्ट कराने, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, के कैप और डॉट कितना, जे कैप, 1 मिनट, तो जे कैप डॉट के कैप इसका भी 0 आ जाएगा, और के कैप डॉट आई कैप इसका भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली आप लोग लिख सकते हैं कि आई का अगर जे कैप के साथ अगर कराएं, या जे कैप डॉट के कैप हो, या फिर के कैप डॉट आई कैप हो, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इनको अगर बदल भी दें, जे कैप डॉट आई कैप और के कैप डॉट जे कैप और इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों आप लोगों को एक चीज़ और बताएं, समांतर और लंब होने का जो प्रतिबंध होता है, ये कभी कभार आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग जो है नोट नंबर 3 डाल करके ज़रूर लिख लें कि जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर अगर दिया गया है, वो इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और a3 के कैप से अगर मान लीजिए इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसके बाद वेक्टर बी है, उसको मान लेते हैं कि b1 आई कैप और प्लस b2 जे कैप और b3 के कैप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं, समांतर है, तब उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अर्थात अभी आप लोगों को बताया था कि बीच का एंगल अगर 0 हो जाएगा तो क्या रिलेशन बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर ए डॉट बी लेते हैं पहले, तो ए डॉट बी अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, या एक काम करें कि बीच का एंगल 0 डिग्री भी होता है, और एक चीज़ और होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा। और इसमें से आप लोग ये देखते हैं कि दो वेक्टर अगर कैसे हैं, पैरेलल है। यहाँ पर हम डायग्राम से समझा दे रहे हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ए और बी हैं दोनों, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए इज इक्वल टू एन वेक्टर बी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा a1 आई कैप और a2 जे कैप और a3 के कैप और इज इक्वल टू एन हो जाएगा, और वेक्टर बी का वैल्यू रख सकते हैं आप लोग b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप, इस प्रकार से आप लोग रख सकते हैं। यहाँ से आप लोग एक काम करिए
कि आई कैप के और जे कैप के और के कैप के कॉफिशिएंट्स यानी गुणांकों की तुलना करा दें, क्योंकि बराबर वेक्टर के आई जे के कॉफिशिएंट्स भी इक्वल होते हैं। तो A1 बराबर आप लोगों को मिलेगा एन वेक्टर B1 और A2 इज इक्वल टू मिलेगा एन वेक्टर B2 और A3 इज इक्वल टू मिलेगा एन वेक्टर B3। बच्चों यहाँ पर आप लोग एक काम करें कि n की वैल्यू को इक्वल कर दें, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 सॉरी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और 1 मिनट कुछ तो A1 अपॉन A2 नहीं A1 अपॉन B1, ठीक है ना, मैनेज कर लीजिएगा बच्चों, मिस्टेक हो गया। तो A1 अपॉन B1 n का मान निकालेंगे तो A1 अपॉन B1 आएगा और इसमें से A2 अपॉन B2 और इक्वल टू A3 अपॉन B3 ये मिल जाएगा। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी रिजल्ट होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर यही बच्चों दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। मान लीजिए जैसे एक वेक्टर ये A है और दूसरा वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में तो आप लोग जानते ही हैं कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। अर्थात इसको आप लोग वेक्टर ए कह लें और इसको वेक्टर बी कह लें। तो वेक्टर ए अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू वही ले रहे हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू है A1 आई कैप और प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। उसके बाद वेक्टर बी हम लोग ले रहे हैं B1 आई कैप और प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। तो यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो A डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ से A डॉट बी कराएंगे तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, और इसके बाद हो जाएगा डॉट B1 आई कैप और प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप, ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बच्चों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो तो जब i का i के साथ होगा तो 1 होगा, अर्थात यहाँ से आएगा A1 B1 और प्लस, अब i का अगर किसी के साथ में होगा जैसे j डॉट आई और i डॉट जे ये हो जाएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। अर्थात i का अगर j के साथ में और k के साथ में होगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से j का अगर i के साथ में होगा तो 0 हो जाएगा और केवल किसके साथ में बचेगा, A2 B2 के साथ में बचेगा। और इसी प्रकार से आप लोग अभी समझाया है ऊपर, और A3 B3 ये कंडीशन निकल के आती है, ये 0 हो जाएगा। ये नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में कुछ बातें सीखी हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग चाहें तो नोट्स बना करके अपने पास में रख सकते हैं बच्चों। इसमें से आप लोगों को अब इसका हम लोग जो है पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, अर्थात ये ज्योमेट्रिकली क्या प्रदर्शित करता है, जो दो सदिशों का अदिश गुणा होता है ये क्या बताता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है दो वेक्टर लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास ये, ठीक है ना। और इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग नाम दे देते हैं, माना कि ये वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है। इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है बच्चों। ये आप लोग पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आप लोग एक काम करिए कि यहाँ से जो ये जो वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये ओ पॉइंट है, ठीक है, और इसको ए डाल देते हैं और इसको क्या डाल देते हैं, बी डाल देते हैं। तो ये जो बी पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, तो बी पॉइंट से ए पर एक लंब खींच लीजिए परपेंडिकुलर, अर्थात यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरह से खींचेंगे, लंब है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस पॉइंट को हम लोग डाल लेते हैं बच्चों एम, ठीक है ना, एम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ओ एम जो होता है, ओ एम को कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है प्रक्षेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों 3D समझने के लिए। तो 3D में इसका बहुत ही अच्छे से यूज होगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये जो OB का प्रोजेक्शन क्या होता है, OM। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन OA, ठीक है ना। अर्थात इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि OB का, ये जो वेक्टर OB है, वेक्टर OB का वेक्टर OA पर प्रक्षेप कहते हैं हम लोग इसको, प्रक्षेप। और यहाँ पर OA वेक्टर को किससे लिखा गया है, OA वेक्टर को लिखा गया है वेक्टर A से। तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं या वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रक्षेप, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये प्रक्षेप बताता है बच्चों। यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ और देखें कि जो ये ओ बी वेक्टर है इसको हम लोगों ने वेक्टर भी लिखा है। तो यहाँ सिंपल सी कहानी है कि मॉडुलस ऑफ ओ बी जो होगा वो ओ बी की लंबाई को बताएगा। क्यों? मॉडुलस ऑफ ओ बी वेक्टर जो होगा ये ओ बी की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। यही हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर भी लिखेंगे या स्मॉल बी से लिख लें। क्लियर है ना ये चीज़। तो इसको आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा अप्लाई कर दीजिए इन ट्रेंगल ओ बी एम। इन ट्रेंगल ओ बी एम, इस ट्रेंगल में हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात ये हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ बी। तो यहाँ से आप लोग अगर ठीक से देखें तो ओ एम की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ओ बी कॉस थीटा निकल करके आएगा। ओ बी कॉस थीटा, ओ बी का वैल्यू मतलब है, ओ बी का मतलब है कि ये जो वेक्टर बी है मॉड ऑफ वेक्टर बी है और ये हो जाएगा कॉस थीटा। बच्चों इसमें वेक्टर किसकी कमी खल रही है? कमी खल रही है ए की, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो हम लोग अगर यहाँ से एक काम करें कि मॉड ऑफ वेक्टर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से निकल आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, चूंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से आप लोग ये देख सकते हो बच्चों। ये अभी आप लोगों ने पढ़ाया था कि ए डॉट बी में जो परिभाषा होता है वो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये परिभाषा होता है। तो यहाँ से आप लोग रख सकते हो ए डॉट बी, इसको लिखा जा सकता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या निकल करके आएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए, इस प्रकार से निकल के आएगा। ठीक है। इसमें से कॉस थीटा हम लोगों ने लगाया था ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार, इसका जो आधार बन जाएगा ये, और लंब आधार बटे कर्ण, तो ओ एम अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से निकल करके आ गया, अर्थात आप लोग प्रोजेक्शन निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हो। और ये क्या निकला है? बी का ए पर प्रक्षेप। ठीक है ना। अर्थात ये जो बी है वेक्टर बी है उसका किस पर प्रक्षेप निकाला है? वेक्टर ए पर। तो इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, अर्थात ये है वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन। ठीक है ना, प्रक्षेप। इसी प्रकार से अगर आप लोग जो है वेक्टर ए का किस पर निकालें? वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन। ठीक है ना। तो इसमें कैसे दिखेगा वो? आप लोग यहाँ से ए से इस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि ये जो है ए से लेकर के और यहाँ पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ऐसे मिला दिया है। तो ये 90 डिग्री का है, ये एरो नहीं है, इसमें एरो हटा दीजिएगा। तो ये 90 डिग्री का है। तो इसमें से ओ ए का बी पर जो प्रक्षेप है वो भी आप लोग निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो इस प्रकार से प्रक्षेप निकालने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोज में अपने आने वाले में सारी चीज़ों को बताएंगे। जब तक आप लोग इसको मेंटेन कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।